अगर आप भी बिहार बोर्ड का स्टूडेंट है और 10th में हैं तो आप लोग को पता है कि 10th का एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक आ चुका है। और इसमें एक सब्जेक्ट होता है साइंस। साइंस यानी कि विज्ञान होता है। विज्ञान में आप लोग से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कितना पूछा जाता है, तो 80 पूछा जाता है, जिसमें से आप लोग को 40 को सही करना है। 80 में से 40 को आपको क्या करना है, सिर्फ टिक करना होता है। तो पिछले साल यानी कि 2025 में भी 80 क्वेश्चन पूछा गया था, उसी का सलूशन करने वाले हैं। और लास्ट टाइम में जितना हो सके आपको क्या करना है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का रिवीजन करना है, मॉक टेस्ट लगाना है, कि टेस्ट लगाना है, जितना हो सके प्रैक्टिस सेट लगाना है, ताकि आपका जो गलती हो रहा है वो गलती एग्जाम में ना हो। तो अभी जो है हम लोग 2025 का 80 क्वेश्चन का जो है जितना हो सका, अगर 80 हो जाएगा तो ठीक है इस वीडियो में, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में जो है 80 क्वेश्चन कंप्लीट करने वाले हैं। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लास्ट तक देखना है, ताकि आपका जो भी प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम सोल्व हो जाए, और इससे जो भी अगर आप भूल रहे थे उसका जो है आपका रिवीजन हो जाए। ठीक है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन हो सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहला नंबर क्वेश्चन से। आप फटाफट जो है आंसर क्या करते हैं, फटाफट जो है आंसर इसका देखते रहेंगे और याद भी कर लेना है साथ ही साथ। ये नहीं कि फिर से टाइम आपको निकालना है कि बाद में याद करेंगे, नहीं, साथ साथ में आपको इसको याद भी कर लेना। ठीक है, देखिए पहला नंबर क्वेश्चन है कि दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता, यानी कि इसमें से जो है किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, मेढक में, मछली में, पक्षी में या मनुष्य में। तो किसमें दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मछली में। मछली में जो है दोहरा परिसंचरण नहीं पाया जाता है। बाकी सब में जो है दोहरा, जैसे कि मेढक में, पक्षी में और मनुष्य में दोहरा परिसंचरण पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए कि यूरिया, अब बायोलॉजी का क्वेश्चन स्टार्ट होगा। आप लोगों को पता है कि बायोलॉजी है, केमिस्ट्री और फिजिक्स है। तो अभी बायोलॉजी का स्टार्ट हो, पहले बायोलॉजी कर लेते हैं, यानी कि जीव विज्ञान कर लेते हैं। देखिए यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, बीक से, फेफड़ा से, यकृत से या इनमें से कोई नहीं। चार ऑप्शन आप लोगों के सामने है और ये क्वेश्चन जो है 2025 में पूछा गया था। तो ऐसे ही क्वेश्चन आप लोग से पूछा जाएगा। और यहाँ है कि यूरिया जो है रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है, तो यकृत से जो है यूरिया जो है रक्त में प्रवेश करती है। यकृत यानी कि लीवर से जो है प्रवेश करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है, यानी कि ग्लूकोज का जो है पुनः शोषण कहाँ से होता है। पुनर्शोषण बोला गया है यहाँ पर, मतलब कि इसी को पुनर्शोषण को ही लिखा गया। पुनर्शोषण कहाँ होता है, पीसीटी में होता है, डीसीटी में होता है, हेनले लूप में होता है या इनमें से सभी। कहाँ जो है ग्लूकोज का फिर से जो है शोषण होता है, यानी कि पुनः शोषण होता है, कहाँ होता है। आपको इसको जो है इसका आंसर करना है। अगर याद नहीं है तो आपको क्या करना है, अगर देखिए वीडियो देख के या समझ के अगर याद कीजिएगा ना, तो अगर ऑप्शन आएगा ना तो डायरेक्ट आप जो है टिक कर दीजिएगा। क्या होता है, तो पीसीटी में होता है। अगला क्वेश्चन है कि अगला है कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के यंत्र को कहते हैं। यानी कि शरीर से बाहर जो जिस क्रिया के द्वारा या जिस यंत्र या तंत्र द्वारा निकाला जाता है, उसे क्या कहा जाता है। पाचन तंत्र होता है, नहीं। परिसंचरण तंत्र होता है, नहीं। उत्सर्जन तंत्र होता है या तंत्रिका तंत्र होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्सर्जन। कोई भी देखिए, विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को क्या कहते हैं। शरीर से बाहर, जैसे आप लोग का मल हो गया, पसीना हो गया, चाहे कुछ भी हो गया, तो उसको क्या कहा जाता है, उत्सर्जन होता है। उसको क्या बोला जाता है, तो उत्सर्जन तंत्र के द्वारा जो है उसको उत्सर्जित किया जाता है शरीर से, यानी कि बाहर निकाला जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा उत्सर्जन तंत्र। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मेरुज्जु के आघात से क्या होता है। मेरुज्जु के आघात से, ठीक है, मेरुज्जु के आघात से क्या होता है। घेंघा होता है, बौनापन होता है, मधुमेह होता है या लकवा होता है। तो मेरुज्जु के आघात जब शरीर पर होता है किसी के शरीर पर, तो कौन सा रोग होता है, घेंघा होता है, बौनापन होता है, मधुमेह होता है या लकवा होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, लकवा। लकवा मार देता है, नहीं सुने होंगे कि लकवा मार दिया है, हवा बोला जाता है देहात में, हवा मार दिया है। तो मेरुज्जु के आघात से क्या होता है, तो लकवा मार देता है। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के शरीर का सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है। मनुष्य के शरीर से के सबसे बड़ी ग्रंथियाँ अब पूछा है कि इंटीग्रल है, लीवर है, अंडाशय है या अग्नाशय है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, यानी कि लीवर है। ठीक है, लीवर यानी कि यकृत है। मनुष्य के शरीर से सबसे बड़ी ग्रंथि क्या है,
यकृत है। अगला क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं, फेरोमोन कहलाते हैं, फाइटो हार्मोन कहलाते हैं, एंजाइम कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो क्या कहता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेरोमोन। ठीक है, पादप हार्मोन कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, सॉरी, इसका राइट आंसर होगा बी, ऑप्शन नंबर बी। फाइटो हार्मोन कहलाता है, किसको कहा जाता है, तो पादप में जो हार्मोन पाए जाते हैं उसको क्या कहा जाता है, फाइटो हार्मोन कहा जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधक का उदाहरण है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का कौन सा उदाहरण है, प्याज है, आलू है, गुलाब है, या ब्रायोफाइलम है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ब्रायोफाइलम है। ठीक है, क्या है इस पत्तियों द्वारा कायिक प्रबंधन का, तो क्या होगा, ब्रायोफाइलम होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि ब्यूटेन के कितने समअवयी संभव हैं। ब्यूटेन के कितने समअवयी संभव हैं, 2 हैं, 3 हैं, 4 हैं, या 5 है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए होगा, कितने हैं, तो 2 है। ब्यूटेन के कितने हैं, तो 2 हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मीथेन के अणु का आकार होता है। मीथेन का जो अणु होता है उसका आकार कैसा होता है, एक रेखीय होता है, वलयाकार होता है, सम चतुष्फलकीय होता है, या अठफलकीय होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि सम चतुष्फलकीय होता है। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है, तो सम चतुष्फलकीय होता है। ठीक है, अगला देखिए, अगर आप ईयरफोन लगा के भी सुन रहे हैं ना तो आपका जो है याद हो जाएगा। और इसी तरह जो है हम सब सब्जेक्ट का, जैसे कि सोशल साइंस का भी करा देंगे, सोशल साइंस का जितना हो सके PYQ। अगर आप कमेंट बॉक्स में बोलिएगा कि कौन सा ईयर का कराएं, तो आपका जो आपका लास्ट टाइम में रिवीजन बहुत फास्ट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयुक्ता होती है। कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयुक्ता होती है, 1 होता है, 2 होता है, 3 होता है, 4 होता है। कितना होता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, डी होता है। कितना होता है, तो 4 होता है। ठीक है, यहाँ पर कार्बनिक यौगिकों में कार्बन की संयुक्ता कितनी होती है, तो 4 होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है, एल्कीन है, अल्काइन है, या इनमें से कोई नहीं है। संतृप्त होता है, ठीक है, एगो असंतृप्त होता है। तो यहाँ पर है कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन सा है, यहाँ से इसमें से बताना है निम्नलिखित में से, तो क्या होगा, एल्केन है। ठीक है, और एल्केन का, एल्काइन का, देखिए एक हो गया एल्केन, हो गया एल्कीन, हो गया एल्काइन का। इसका आपको सूत्र भी याद रखना है, सूत्र भी कभी कभी पूछ देता है। ठीक है, यहाँ पर है एथिलीन का IUPAC नाम क्या है। तो देखिए ये कहाँ से आ गया, तो ये जो है आप लगभग ये आपका कौन सा हो गया, केमिस्ट्री। ठीक है, यानी कि रसायन शास्त्र से जो है क्वेश्चन पूछा गया रसायन विज्ञान से। एथिलीन का IUPAC नाम क्या है, एथेन है, एथाइन है, एथीन है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एथीन। ठीक है, एथिलीन का IUPAC नाम क्या होगा, एथीन होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि मेडलिम की आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी। मेडलिम ने जो आवर्त सारणी दिया था उसमें क्या कमी था, एक ऑक्सीजन को सही स्थान नहीं देना, CI को उचित स्थान नहीं देना, CI का मतलब कि क्लोरीन का उचित स्थान नहीं देना, हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, इसमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना इसका कमी था। किसका कमी था, तो मेडलिव के आवर्त सारणी का सबसे बड़ा कमी था कि हाइड्रोजन का उसने उचित स्थान नहीं दिया था। अगला क्वेश्चन है कि अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। मेडलिव के द्वारा, न्यूलैंड्स के द्वारा, लोथर मेयर के द्वारा, या डाइवे राइनर के द्वारा। तो इसका राइट आंसर देखिए, मेडलिव ने तो नहीं दिया था, इसके बाद लोथरनर मेयर ने भी नहीं होगा, और डाइरोनाइमर होगा। न्यूलैंड्स का जो है अष्टक नियम प्रस्तुत किया था न्यूलैंड्स ने ही। तो इसका राइट आंसर होगा न्यूलैंड्स। यहाँ पर है कि अष्टक नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था, तो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारीय होगा। ये यौगिक 4 दिया हुआ है, इसमें से आपको बताना है कि कौन सबसे अधिक क्षारीय है। CO2 है, इसके बाद Na2O है, Al2O3 है, या NO2 है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सबसे ज़्यादा इसमें क्षारीय कौन है, तो Na2 है। ठीक है, सॉरी Na2O है, Na2O। ठीक है, अगला देखिए, अगला है कि किरणों के समूह को कहते हैं। ये रहा आपका
भौतिकी से यानी कि फिजिक्स से क्वेश्चन कि किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, प्रकाश पुंज कहा जाता है, किरण पुंज कहा जाता है, या ए और बी दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये जो है किरण पुंज और प्रकाश पुंज दोनों एक ही को कहा जाता है। कहीं कहीं आपको प्रकाश पुंज देखने को मिलेगा और कहीं कहीं आपको किरण पुंज देखने को मिलेगा। ये जो है 3 प्रकार का होता है। आप लोग को पता होगा किरण पुंज कितना प्रकार का होता है, अभिसारी, अपसारी किरण पुंज या प्रकाश पुंज इसको बोला जाता है। तो तीनों में अगर प्रकाश पुंज लगाइएगा तो प्रकाश पुंज, नहीं तो अगर किरण पुंज लगाते हैं तो किरण पुंज। तो किरणों के समूह को क्या कहते हैं, तो किरणों के समूह को प्रकाश पुंज भी कहते हैं, किरण पुंज भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 17 का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि ए और बी दोनों सही है। अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं, कहाँ गमन करती हैं, सीधी रेखा में, टेढ़ी रेखा में। तो आप लोगों को पता है कि प्रकाश की जो किरणें हैं, प्रकाश की किरणें गमन करती हैं किसी भी दिशा में, तिरछी रेखा में, सीधी रेखा में, या इनमें से कोई नहीं। तो प्रकाश की किरणें जो है सिर्फ सीधी रेखा में गमन करती है। अगर आपसे पूछा जाए कि हवा यानी कि वायु की किरणें, वायु जो है कहाँ कहाँ गमन कर सकता है, तो किसी भी दिशा में गमन कर सकता है और तिरछी रेखा में भी जो है गमन करता है। ठीक है, तो यहाँ पर है प्रकाश सिर्फ सीधी रेखा में ही गमन करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है। यानी कि यहाँ पर पूछा जा रहा है आपसे कि अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण कहा जाता है। अपसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी दर्पण कहा जाता है, अभिसारी तथा अपसारी दोनों कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं। तो देखिए जो अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण को कौन सा दर्पण के नाम से जाना जाता है, तो अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है। देखिए अवतल दर्पण को अभिसारी दर्पण कहा जाता है और उत्तल दर्पण को अपसारी दर्पण कहता है। जो इसके जस्ट अपोजिट होता है उत्तल लेंस और अवतल लेंस। जैसे कि अवतल दर्पण को हम क्या बोल रहे हैं, अभिसारी दर्पण बोल रहे हैं, उसमें क्या होगा, उत्तल लेंस को हम बोलेंगे अभिसारी लेंस। ठीक है, इसमें कन्फ्यूजन होता है तो इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी इस क्वेश्चन का जो है 19 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा अभिसारी दर्पण के नाम से जाना जाता है अवतल दर्पण को। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है। हेडलाइट बोला जा रहा है। ठीक है, एक होता है साइड मिरर, एक होता है हेडलाइट। तो इसमें इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि अवतल दर्पण का जो है प्रयोग किया जाता है। बाकी साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है, तो उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, और हेडलाइट के रूप में जो है आपका किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, तो अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी दर्पण हो, अगर आपसे वस्तु की दूरी पूछता है तो वस्तु की दूरी हमेशा क्या होता है, दोनों दर्पण में ऋणात्मक में ही होता है। बाकी फोकस दूरी का एक ट्रिक होता है। इसमें देखिए अवतल दर्पण की फोकस दूरी होती है, धनात्मक होती है, ऋणात्मक होती है, ए और बी दोनों होती है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होगा, अवतल दर्पण है ना, तो अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या होता है, ऋणात्मक होता है। लेकिन उत्तल दर्पण में पूछेगा तो उत्तल दर्पण में जो है आपका फोकस दूरी क्या होता है, तो धनात्मक होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है। किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा, यानी कि देखिए एक उत्तल दर्पण होता है, एक अवतल दर्पण होता है। यहाँ पर जो है 22 नंबर क्वेश्चन है, तो 22 नंबर में क्या होगा, उत्तल दर्पण में क्या होता है, देखिए किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से जो है हमेशा क्या होता है कि देखिए उत्तल दर्पण से जो है हमेशा वस्तु से छोटा बनता है। बाकी अवतल दर्पण से वस्तु के बराबर भी बनता है, छोटा भी बनता है, और बहुत भी छोटा बनता है। ठीक है, और बहुत बड़ा भी बनता है। आप लोग देखे होंगे बनाए होता है ना कि इसे बना के उसमें दिखाया जाता है, तो उसको अब एक बार देख के जाना है। यहाँ पर है कि किस दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, तो उत्तल दर्पण से बनता है, अवतल से नहीं। अगला क्वेश्चन है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, यानी कि हवा में प्रकाश की चाल पूछा जा रहा है कि निर्वात की अपेक्षा, मतलब कि निर्वात का मतलब होता है कि कोई माध्यम न हो। तो उससे क्या होता है, कम होता है, ज़्यादा होता है, समान होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा क्या होता है कि कम होता है। ठीक है, हवा में जो है निर्वात से प्रकाश की यहाँ पर है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा होती है, क्या होती है, कम होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाहट में प्रदर्शित होती है। परिवर्तन, वर्ण विक्षेपण, प्रकीर्णन, या
अपवर्तन, किसके कारण जो है तारे हमको टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। तो एक उसमें पढ़े होंगे तो वायुमंडलीय अपवर्तन होता है, नाम सुने होंगे वायुमंडलीय अपवर्तन का, आप लोग को बुक में पढ़ने को मिला होगा। तो ये क्या होगा, इसका अपवर्तन के कारण जो है तारे क्या होते हैं, टिमटिमाते हुए हमको दिखाई देते हैं। वायुमंडलीय अपवर्तन, मंडलीय अपवर्तन नहीं है इसमें, लेकिन वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण ही तारे क्या होते हैं, तो टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का संचालन करता है क्योंकि अम्ल जल में आयनित होता है, विलय होता है, अविलय होता है, या इनमें से कोई नहीं। यहाँ पर देखिए, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत में का संचालन करता है क्योंकि अम्ल क्या होता है, जल में क्या होता है, अम्ल क्या होता है, जल में आयनित होता है, विलेय होता है, अविलेय होता है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि आयनित होता है। क्या होता है, आयनित होता है, इसीलिए जो है वो क्या होता है, सुचालक भी होता है, ठीक है, यहाँ पर संचालन करता है, इसीलिए तो आयनित होगा तभी तो संचालन करेगा। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन गंधीय सूचक नहीं है, इनमें से कौन जो है गंधीय सूचक नहीं है, यानी कि गंध का पता लगाता नहीं है। जैसे है कि लौंग का तेल, वेलिना, शकरकंद, या इनमें से सभी कौन है जो कि गंधीय सूचक नहीं, यानी कि गंध का पता नहीं लगाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शकरकंद। बाकी जो है लौंग का तेल पता लगा लेगा, वेलिना पता लगा लेगा, शकरकंद जो है पता नहीं लगाता है। अगला क्वेश्चन है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो ये भी पूछा जाता है कि अम्ल मतलब कि कौन कौन अम्ल पाया जाता है, क्या बोलते हैं, नींबू के रस में बहुत सारा मतलब। तो इस चींटी के डंक में कौन सा होता है, तो इसमें होगा, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए सी, यानी कि मिथेनोइक अम्ल पाया जाता है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो मेथनोइक अम्ल पाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किसको जल में डुबाकर रखते हैं। इसमें से किसको जो है जल में डुबाकर रखते हैं, सफ़ेद फास्फोरस को, लाल फास्फोरस को, आयोडीन को, या गंधक को, ठीक है। तो जो क्रिया ज़्यादा करता है ना, उसी को क्या करते हैं कि हम जल में डुबा कर रखते हैं। किसको रखते हैं जल में डुबाकर, तो श्वेत फास्फोरस को, यानी कि सफ़ेद फास्फोरस को जो है हम क्या करते हैं, जल में डुबाकर रखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं। ये है आपके केमिस्ट्री से क्वेश्चन। धातुमल कहलाते हैं, अघात्री कहलाते हैं, यानी कि गैंग कहलाते हैं, खनिज कहलाते हैं, या इनमें से कोई नहीं। तो अयस्क में जो अशुद्धि के रूप में उपस्थित रहता है, पदार्थ उपस्थित रहता है, उसे क्या कहा जाता है, गैंग कहा जाता है, ठीक है, गैंग कहा जाता है। जो भी अयस्क में अशुद्धि निकलता है या रहता है, उसको निकाला जाता है बाहर, तो उसको गैंग कहा जाता है, यानी कि अघात्री कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। किसको जो है, यानी कि सोडियम को, कॉपर को, निकेल को, या एल्युमिनियम को, इनमें से किसको जो है चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा सोडियम को, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं की जा सकती है। फेरम, कॉपर, जिंक, या एजेंडम होता है। तो इसमें से कौन जो है मिलाकर मिश्र धातु तैयार नहीं किया जा सकता है, ठीक है, बताइए। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा। अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से नहीं जुड़े हैं तो टेलीग्राम चैनल से जरूर जुड़िएगा, ठीक है। देखिए एग्जाम सर पर है, जितना ज़्यादा हो सके अगर ईयरफोन भी लगा के देख रहे हैं तो इसलिए हम क्वेश्चन भी पढ़ रहे हैं और ऑप्शन भी पढ़ रहे हैं, ताकि आप लोग का जो है रिविजन हो जाए, ठीक है। देखिए कौन सा क्वेश्चन है, तो 31 नंबर क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई होगा, यानी कि फेरम मिश्र धातु, मतलब फेरम मिलाकर जो है मिश्र धातु तैयार नहीं किया जा सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि सिलिकॉन है एक, सिलिकॉन क्या है, एक सिलिकॉन क्या है, धातु है, अधातु है, या मिश्र धातु है, या उप धातु है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि उप धातु है। क्या है, सिलिकॉन क्या है, तो एक उप धातु है। हवा में स्वतः रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, किस दिशा में, किस दिशा में आराम की स्थिति में रहता है, किसी भी दिशा में, पूरब से पश्चिम में, उत्तर से दक्षिण में, या इनमें से कोई नहीं। तो कोई भी चुंबक लगाइएगा आप, तो वो कहाँ किधर रहेगा, हमेशा रहता है उत्तर से दक्षिण दिशा में ही रहता है, पूरब पश्चिम में नहीं होगा, किसी भी दिशा में नहीं रहेगा, पूरब से पश्चिम, और इनमें से कोई नहीं होगा, तो हमेशा उत्तर से दक्षिण दिशा में ही रहता है। अगला क्वेश्चन है कि यदि एक विद्युत धारावाही तार के समीप कंपास रखा जाता है तो कंपास की सुई विक्षेपित होगी, धारावाही तार
विक्षेपित होगी, विक्षेपित नहीं होगी, या इनमें से कोई नहीं। देखिए 80 क्वेश्चन में से सिर्फ आपको 40 ही क्वेश्चन करना है, तो जो आ रहा है आपको उसी को करना है, बाकी जो नहीं आ रहा है उसको छोड़ दीजिए। ठीक है, देखिए इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि विक्षेपित होगी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला है कि फैराडे ने विद्युत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें शामिल है। फैराडे ने विद्युत से, सॉरी बहुत से, यहाँ पर विद्युत हमको लग रहा है, देखिए यहाँ पर सॉरी ये होगा बहुत है, बहुत से, फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की जिनमें जिनमें शामिल है, क्या शामिल है, देखिए क्या शामिल है, चुंबकीय प्रेरण, विद्युत अपघटन के नियम, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो फैराडे ने किस किस का खोज किया था, तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए विद्युत चुंबकीय प्रेरण का भी खोज किया है और विद्युत अपघटन के नियम का भी खोज किया, तो इसमें राइट हो जाएगा ए और बी दोनों। और बाकी बिहार बोर्ड में अगर ए और बी दोनों आ रहा है तो आपको ए और बी ही मानना है, बाकी आपको आना चाहिए ऑप्शन चेक करके कि ए और बी वास्तव में सही है या नहीं है। अगला क्वेश्चन है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, ये क्वेश्चन इससे भी रहता है कि क्या परिवर्तित, कौन सा क्रिया, कौन जो है रासायनिक क्रिया से बहुत विद्युत क्रिया में या विद्युत से प्रकाश में, इस प्रकार का रहता है, ऊर्जा से हस्तांतरण से लेके कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। और हमेशा या तो जनरेटर जनित्र रहेगा या आपको बोलते हैं कि मोटर रहेगा। तो विद्युत मोटर क्या करता है, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है, ये तो गलत है। विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है विद्युत मोटर, तो ये सही है। यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, ये गलत है। और ये जो है विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, गलत है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि फ्लेमिंग के वाम हस्त नियम में बाएं हस्त की तर्जनी संकेत करती है चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को। ये जो है अगर आप पढ़े होंगे तो नोट्स भी बनाए होंगे। चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, चालक पर आरोपित विद्युत बल की दिशा, चालक में आरोपित विद्युत धारा की दिशा, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, क्या होगा ऑप्शन नंबर, देखिए इसमें क्या है कि चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को जो दिया था ना बाएं हस्त के नियम फ्लेमिंग ने, तो उसमें आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, बताइए कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। नहीं पता है तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को, ठीक है, इसमें बोला है कि बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है। बाकी जो अंगुली बंद होता है वो आपको बताया गया कि विद्युतीय जो होता है विद्युतीय क्षेत्र को होता है ना उसमें। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा, देखिए यहाँ पर है विपरीत प्रकार के, समान प्रकार के, किसी भी प्रकार के नहीं, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समान प्रकार के। ठीक है, किसी चालक तार में विद्युत तार प्रवाहित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा करती है, तो समान प्रकार की पैदा करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि जल विद्युत, देखिए जल विद्युत, देखिए यहाँ से 39 क्वेश्चन देखते हैं कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा स्रोत है। पर्यावरण आप लोग को क्यों, मतलब फिजिक्स में भी मिलेगा, केमिस्ट्री में भी शायद है, तो उससे एक क्वेश्चन पूछा गया है। नवीकरणीय ऊर्जा है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है, ए और बी दोनों है, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा कि जल विद्युत ऊर्जा जो है नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत है। नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत एक होता है और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत। अगला क्वेश्चन है कौन सी गैस वैश्विक, ठीक है कितना था, तो 39 के बाद देखते हैं 40 नंबर, कौन सी गैस वैश्विक उष्मण के लिए उत्तरदायी है। नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, या इनमें से कोई नहीं। यानी कि उष्मण के मतलब क्या, उष्मा, ज़्यादा उष्मा, मतलब वैश्विक मतलब विश्व भर में उष्मा के लिए उत्तरदायी है, कौन सा है। तो इसका राइट आंसर होगा कार्बन डाइऑक्साइड से क्या होता है, ज़्यादा गर्मी पैदा होता है। मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है। तो ये भी आपको याद रखना है कि कौन सा तत्व जो है किस समूह का सदस्य है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल होगा तो उसको आपको याद कर लेना है, क्योंकि अगर उसमें क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन देखिए छूटेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन गलत होगा तो आपका नंबर 1 नंबर जो है चला जाएगा। तो समूह 2 का जो है मैग्नीशियम क्या है, समूह 2 का क्या है, तत्व है। बाकी आप लोग को बताना है कि मैग्नीशियम का जो है परमाणु क्रमांक कितना होता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं, ठीक है, आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 7 आवर्त होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में कौन जल
संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। कट्टा, कट्टा, कुल, डगबेल या इरिस, इरिस। तो क्या होगा इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर, देखिए प्रचयन विधि नहीं है यहाँ से आपसे पूछा गया है, तो कट्टा होगा, कुल होगा, डगबेल होगा, इरिस नहीं होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था? बिजली उत्पादन, भूमि सिंचाई, जल आपूर्ति या इनमें से सभी। तो मुख्य कारण क्या था आप लोग को बताना है, तो इनमें से सभी, यानी कि बिजली का उत्पादन करना भी था, भूमि की सिंचाई करना भी था, जल का आपूर्ति करना भी था, तो इसलिए इसमें हो जाएगा इनमें से सभी। अगला है कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? ठीक है, फटाफट आंसर कर लेते हैं क्योंकि ज़्यादा टाइम लगे, 1 घंटा से का लगभग एक, या मतलब हम सोचे हैं कि 40-45 मिनट में जो है आप लोग को 1 साल का यानी कि 2025 का कंप्लीट करा दे। ज़्यादा अगर डिस्कशन कराने लग रहे हैं तो टाइम ज़्यादा चल रहा है, तो जल्दी जल्दी आंसर करा दे रहे हैं ऑप्शन के साथ में, ताकि आप लोग का जितना जल्दी हो सके फास्ट डिवीजन हो। अगर एग्जाम से 1 दिन पहले भी देख रहे हैं तो आपका फास्ट डिवीजन हो जाए। ठीक है, देखिए 45 नंबर, तो 45 नंबर का होगा कि अपशिष्ट प्रबंधन की नई अवधारणा क्या है? पुनः उपयोग है, पुनः चक्रण है, कमी है या इनमें से सभी हो? तो इसका राइट आंसर होगा इनमें से सभी। निम्नलिखित में नवीकरणीय साधन संसाधन कौन है? निम्नलिखित में नवीकरणीय संसाधन कौन है? तो बताना है कौन है। कोयला है, वन है, पेट्रोलियम है या इनमें से कोई नहीं है? तो अगर देखिए इसमें से नवीकरणीय होता है, एक अनवीकरणीय होता है। निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है? तो इसमें होगा वन जो है नवीकरणीय संसाधन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन बायोगैस का मुख्य घटक है? कार्बन डाइऑक्साइड है, हाइड्रोजन सल्फाइड है, जलवाष्प है या मीथेन है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, क्या है? मीथेन है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है, पेप्टिक अल्सर हो सकता है कम भोजन खाने से, समान भोजन खाने से, लंबे समय तक भूखे रहने से या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लंबे समय तक जो है भूखे अगर रहिएगा तो आपको क्या होगा? पेप्टिक अल्सर हो जाएगा। ठीक है, अगला है पित्त रस स्रावित होता है मुखगुहा से, यकृत से, छोटी आंत से या अमाशय से? तो पित्त रस कहाँ से स्रावित होता है? यकृत से स्रावित होता है, यानी कि लीवर से स्रावित होता है। ठीक है, अगला है कि क्षुद्रांत में स्थित रसांकुर का कार्य क्या होता है? इसका कार्य क्या होता है ये बताना है, थोड़ा कुछ डिफिकल्ट नाम है। देखिए आपको एग्जाम में नहीं करना, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो छोड़ दीजिए, लेकिन यहाँ पर तो हम लोग करके जाएंगे ना, क्योंकि हो सकता है कि ये क्वेश्चन आ जाए। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, अवशोषण का सतही क्षेत्रफल बढ़ाना। अगला क्वेश्चन है कि मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? ग्रासनली कहलाता है, ग्रासनी कहलाता है, ग्रहणी कहलाता है या अग्नाशय कहलाता है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ग्रासनी कहलाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए कि बाहरी वातावरण में कोशिका में ऑक्सीजन का स्थानांतरण और कार्बन डाइऑक्साइड को हटाना कहलाता है। इसको क्या कहते हैं बताइए? निःशोषण कहलाता है, अंतःशोषण कहलाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा निःशोषण। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन का मूल स्रोत है, ऑक्सीजन कहाँ से होता है? आता है पर्णहरित से आता है या CO2 से आता है, जल से आता है या सौर ऊर्जा से आता है? तो ऑक्सीजन आपको मतलब पेड़ पौधों को कहाँ से मिलता है? तो मुख्यतः जो है जल से मिलता है। ऑप्शन नंबर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, जल में ऑक्सीजन होता है। आप लोगों को बताया कि जल किससे बन का है? तो H2O से बना है, तो इसमें ऑक्सीजन है। अब जड़ से जो है ऊपर जाएगा, उससे जो है पेड़ क्या लेता है? तो अपना जो है ऑक्सीजन ले लेता है। कोई भी भोजन बनता है तो किससे बनता है? तो ऑक्सीजन रहेगा तभी बनेगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका का ऊर्जा मुद्रा के रूप में जाना जाता है? ATP को, ADP को या DTP को या इनमें से कोई नहीं? तो आप लोगों को तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन है, बार बार रटे होंगे तो आपको याद ही होगा। ATP को क्या कहा जाता है कि किसे? तो ऊर्जा मुद्रा कहा जाता है। ठीक है, ATP को। अगला क्वेश्चन है कि पादप में जाइलम उत्तरदायित्व है। पादप में जो है जाइलम का कार्य क्या होता है? यहाँ पर उत्तरदायित्व का मतलब ये होगा कि इसका कार्य क्या होता है? भोजन का वहन करना, ऑक्सीजन का वहन के लिए, अमीनो अम्ल के वहन के लिए या जल का वहन के लिए? तो इसका राइट आंसर होगा 55 नंबर क्वेश्चन है। 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि जल के वहन के लिए किसका उपयोग किया जाता है? यानी कि जाइलम ऊतक का, अफ्लोएम ऊतक का जो है भोजन का स्थानांतरण करने के लिए, भोजन का वहन करने के लिए। अगला क्वेश्चन है कि प्लाज्मा के अलावा रक्त में निम्नलिखित में क्या पाए जाते हैं? प्लाज्मा के अलावा रक्त में क्या पाए जाते हैं? WC, RBC, रक्त कणिकाएं या इनमें से सभी? तो रक्त में तो ये तीनों पाया जाता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि इनमें से सभी पाया जाता है। श्वेत यानी कि WBC भी पाया जाता है, RBC भी पाया जाता है, रक्त कणिकाएं भी पाया जाता है। तो इसका राइट होगा ऑप्शन नंबर जो है काणु है यहाँ पर, पट्टी
कारू, ठीक है, ये भी पाया जाता है। तो इनमें से सभी। अगला क्वेश्चन है कि किशोरा अवस्था में होने वाली परिवर्तन को कहते हैं, क्या कहा जाता है? किशोरा अवस्था में जो परिवर्तन होता है उसे क्या कहा जाता है? विविधता कहा जाता है, अंकुरण कहा जाता है, प्यूबर्टी कहा जाता है, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, प्यूबर्टी। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन संसाधन में प्रयुक्त एक प्रभावी उपाय है? कौन सा इसमें जो है प्रभावी उपाय है? यहाँ से देखते हैं 58 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में कौन परिवार नियोजन के लिए डायफ्राम है, कॉन्डम है, कापर टी एम लूप है, या इनमें से कोई? ठीक है, तो किससे इसमें से जो है निम्नलिखित में से परिवार नियोजन हो सकता है? कि आप लोगों को पता है ना कि किससे जो है मतलब कि परिवार नियोजन का मतलब कि बच्चा कम पैदा हो, बाकी आप समझ ही सकते हैं। तो किसके द्वारा जो है इसको रोका जा सकता है? तो इनमें से जो है कि इनमें अलग अलग सब प्रकार है, जैसे डायफ्राम हो गया, कंडम हो गया, कापर टी एम लूप हो गया। इसका अलग अलग प्रयोग होता है, कौन किसका कहाँ प्रयोग होता है अगर आप पढ़े होंगे अच्छे से तो ये आप लोगों को जानकारी होगा। बाकी अभी तो इतना डिस्कशन नहीं करा सकते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कि इनमें से सभी, मतलब कि इन सब का प्रयोग से जो है हम क्या कर सकते हैं कि क्या बोलते हैं कि डिलीवरी को, मतलब कि बच्चा प्रेगनेंसी को हम रोक सकते हैं, ठीक है। मतलब कि ज़्यादा प्रेगनेंट मतलब और लोग मतलब प्रेग्नेंट नहीं होंगी तो मतलब कि जनसंख्या क्या हो सकता है, परिवार नियोजन नियोजन का मतलब यही होगा कि परिवार में घर परिवार में कम बच्चे पैदा होंगे। अगर बच्चे कम पैदा होंगे तो आपका जो है जनसंख्या का भी निवारण होगा, यानी कि जनसंख्या भी कम हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि एंटाविज्म का क्या अर्थ होता है? एटाविज्म का क्या अर्थ होता है? संतति में जनकों के गुणों का आना, संतति में जनकों के गुणों का नहीं आना, संतति में पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है, इनमें से सभी, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, सी, ठीक है। यहाँ पर है क्वेश्चन है कि एटाविज्म का क्या अर्थ है? तो इसका अर्थ यही हुआ कि संतति का मतलब यही हुआ कि जो संतान पैदा होगा उसमें जो है पूर्वजों के गुणों का आना जो जनकों में नहीं है। तो जो माता पिता है ना, माता पिता का गुण होता है कि मतलब स्वाभाविक होता है कि लड़की में आता है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उसके माता पिता का गुण नहीं आता है, लेकिन उसके पूर्वज का मतलब कि दादा का परदादा का गुण आ जाता है, उसी को बोला जाता है एटाविज्म बोला जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, क्या कहलाती है? फेनोटाइप कहलाती है, जीनोटाइप कहलाती है, अनुवांशिकता कहलाती है, या विविधता कहलाती है? तो इसका राइट आंसर होगा जीनोटाइप कहलाती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, मेंडलवाद कहलाता है, लामार्कवाद कहलाता है, सूक्ष्म विकास होता है, या डार्विनवाद कहलाता है? तो किसने जो है क्या बोलते हैं प्राकृतिक चयन का नियम दिया था कि मतलब कि जो भी होता है ना, मतलब प्रकृति के अनुसार ढल जाता है और प्रकृति जो चाहता है वही होता है। जैसे कंगारू का अंत हो गया, बाकी मानव आ गए, जैसे ना उसी को बोला जाता है। तो प्राकृतिक चयन द्वारा जीवों का विकास क्या कहलाता है? तो इसको ये नियम किसने दिया था? तो डार्विन ने नियम दिया था, इसीलिए इसको डार्विनवाद कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन इसमें से कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा DDT, ठीक है। अगला है प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, सर्वाहारी कहलाते हैं, मांसाहारी कहलाते हैं, या शाकाहारी कहलाते हैं? तो जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं क्या होते हैं? शाकाहारी होता है। जैसे कि हम बकरी क्या बोलते हैं शेर को ही लेते हैं, तो प्राथमिक जो होते हैं वो शाकाहारी होते हैं, उसके बाद ही मांसाहारी होते हैं। तो प्राथमिक क्या होता है? शाकाहारी होते हैं, ठीक है। दूसरा जो होते हैं वो मांसाहारी भी हो सकते हैं, शाकाहारी भी हो सकते हैं, और जो तीसरा भी होते हैं वो भी मांसाहारी और शाकाहारी दोनों हो सकते हैं, ठीक है। अगला देखिए। CFC का व्यापक उपयोग होता है, CFC यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन का जो है व्यापक उपयोग कहाँ होता है? जेट इंजनों में होता है, रेफ्रिजरेटरों में होता है, एयर कंडीशनरों में होता है, या इनमें से सभी? यानी कि सभी जगहों CFC का प्रयोग किया जाता है। कहाँ कहाँ प्रयोग किया जाता है ये आप लोग को क्या करना है कि बताना है। तो इनमें से सभी, यानी कि जेट इंजन में भी प्रयोग करते हैं,
रेफ्रिजरेटरों में भी प्रयोग करते हैं इसका, और एयर कंडीशनर में भी प्रयोग करते हैं। अगला है लेंस की फोकस दूरी एफ एवं क्षमता पी हो तो, अगर किसी लेंस का फोकस दूरी क्या है, एफ है, और उसका क्षमता क्या है, पी है, तो इसमें आपका सूत्र बताना है कि कौन सा जो है सूत्र सही होगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि क्या होगा, एफ गुणे पी बराबर 1, क्योंकि आप लोगों को पता है कि पी बराबर क्या होता है, पी बराबर होता है 1/एफ। तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम गुणा कर देंगे तो क्या होगा, बराबर 1 हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि कैमरे का कौन सा भाग आंखों के रेटिना की तरह कार्य करती है, तो द्वारक, लेंस, फिल्म या शटर। तो यहाँ पर रेटिना है, रेटिना पर क्या होता है कि प्रतिबिंब बनता है ना, तो यहाँ पर कहाँ पर प्रतिबिंब, कैमरा में कहाँ प्रतिबिंब बनता है, द्वारक बनता है, लेंस में बनता है, फिल्म में बनता है या शटर में बनता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि जो उसमें फिल्म लगा होता है उसी पर जो है बनता है। जैसे आँख में जो प्रतिबिंब बनता है, रेटिना बनता है, उसी प्रकार जो है कैमरे में फिल्म पर बनता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट बिंदु तथा दूर बिंदु होना चाहिए, कितना कितना होना चाहिए। तो देखिए निकट बिंदु जो होना चाहिए, अगर आप लोग पढ़े हुए तो आपको याद होगा, नहीं याद है तो कोई बात नहीं, हम आप लोग को बता देते हैं। निकट जो दृष्टि बिंदु होना चाहिए, आप लोग पढ़े हुए उसमें निकट क्या बोलते हैं, निकट बिंदु है और दूर बिंदु भी है। तो निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर होना चाहिए, बाकी दूर बिंदु आपका अनंत होना चाहिए, इसका कोई माप नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है। तो अगर हम लोगों को पृथ्वी से देखते हैं तो नीला दिखाई देता है, लेकिन आप चंद्रमा पर से जाके देख रहे हैं तो वो क्या दिखाई देगा, काला दिखाई देगा, क्योंकि वास्तव में वो काला ही होता है, लेकिन यहाँ पर प्रकाश के अपवर्तन प्रकीर्णन के कारण जो है हम लोग को कितने कैसा दिखाई देता है, नीला दिखाई देता है। ठीक है, तो 68 का क्या होगा, 68 का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, काला। अगला क्वेश्चन है, और ये रिपीटेड क्वेश्चन है, नेत्र की संवेदन क्षमता कम हो जाने से उत्पन्न होता है, क्या होता है, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष या वर्धता। तो कौन सा दोष जो होता है संवेदन क्षमता कम होने के कारण होता है, तो जरा दूर दृष्टि दोष। जरा दृष्टि दोष का निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो एक होता है दूर दृष्टि दोष, एक होता है निकट दृष्टि दोष, एक होता है जरा दृष्टि दोष। तो जरा दृष्टि दोष या जरा दूर दृष्टिता भी आप लोग को बुक में देखने को मिला होगा। तो ये जो होता है बाइफोकल लेंस से इसका निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि किसी चालक की प्रतिरोधकता का मात्रक होता है, किसी चालक की प्रतिरोधकता का मतलब ये होगा कि प्रतिरोधकता का मात्रक आप लोग से पूछा जा रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा ओम प्रति मीटर, ओम मीटर जो है इसका होता है, ओम मीटर होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि एक जूल में कितनी कैलोरी होती है, एक जूल में कितनी कैलोरी होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.23 जो है कैलोरी होती है। विद्युत बल्ब में फिलामेंट निम्नलिखित में से किस धातु के बने होते हैं, यानी कि जो विद्युत बल्ब में फिलामेंट होता है वो किस धातु का बना होता है। 72 नंबर क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि टंगस्टन का फिलामेंट। जो आप लोग देखे होंगे बल्ब, अब तो बल्ब नहीं आ रहा है, उसमें जो टंगस्टन का बल्ब होता है, अभी आप देख सकते हैं। कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो कल्पक्कम कहाँ है, तो कल्पक्कम से नाम से ही आप लोग को पता चल रहा है कि ये तो उत्तर भारत का होगा नहीं, तो कौन सा भारत का होगा, तो दक्षिण भारत का होगा। और दक्षिण भारत में ऐसा सब नाम कहाँ देखने को मिलता है, तो मिलता है तमिलनाडु में। तो इसलिए कल्पक्कम नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में है, तो हो सकता है देखिए ये पूछ दे, नरौरा भी पूछेगा, और 2-3 को और है जो पूछ सकता है, महाराष्ट्र में भी कुछ है, कुछ राजस्थान में भी है जिसका विद्युत संयंत्र का नाम पूछ सकता है, तो इसको आप लोग को देख लेना। तो कहाँ होगा, तमिलनाडु। घरेलू गैस एलपीजी का प्रमुख अवयव है, एथेन है, प्रोपेन है, ब्यूटेन है या मीथेन है। तो कौन क्या होता है उसमें प्रमुख रूप से, तो ब्यूटेन होता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है कि ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत हैं, ऊर्जा के दो अनवीकरणीय स्रोत कौन से हैं, गोबर गैस तथा जैव मात्रा, कोयला तथा पेट्रोलियम, जैव मात्रा तथा पेट्रोलियम, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, बी होगा, यानी कि कोयला तथा पेट्रोलियम क्या है, दो अनवीकरणीय स्रोत है। अगला क्वेश्चन है कि श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है, संयोजन है, उपचयन है, उष्माशोषी है या अपचयन है। ठीक है, श्वसन के बारे में बताना है कि कौन सी अभिक्रिया है, तो इसका राइट आंसर होगा उपचयन जो है, श्वसन क्या है, उपचयन अभिक्रिया है। अगला क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक कहलाते हैं, कार्बनिक कहलाते हैं, सहसंयोजी कहलाते हैं, विद्युत संयोजी कहलाते हैं या इनमें से कोई नहीं कहलाते हैं। ठीक है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विद्युत संयोजी कहलाते हैं, विद्युत संयोजी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित अभिक्रियाओं में से
कौन अपघटन की अभिक्रिया का एक उदाहरण है? तो अपघटन किस अभिक्रिया में हो रहा है ये आप लोगों को बताना है। तो ये आप लोग सॉल्व कीजिएगा तो पता चल जाएगा। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये जो क्वेश्चन है 2025 में पूछा गया है, क्वेश्चन बैंक से ही आप लोग करा रहे हैं, ताकि अगर ये क्वेश्चन आप लोग को एग्जाम में मिले तो आप इसका सही आंसर करें। निम्नलिखित में से किस में टार्टरिक अम्ल पाया जाता है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, इमली में जो है टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है कि भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या है? भुजे हुए चूने का रासायनिक नाम क्या होता है? तो डी यानी कि कैल्शियम डाइऑक्साइड जो है इसका नाम होता है। ये रहा 80 क्वेश्चन जो कि 2025 में आप लोग का विज्ञान यानी कि साइंस का क्वेश्चन पूछा गया था। अभी क्वेश्चन करा दिए हैं। अगर आप एग्जाम से पहले 1-2 दिन पहले देख रहे हैं या 10 दिन पहले देख रहे हैं तो जितना हो सके स्पीड भी करके देखिएगा तो रिवीजन हो जाएगा। इसलिए साथ साथ में आप लोग का ऑप्शन भी बोलते रहें। इसी प्रकार का जो है कल या परसों में जो है आप लोग का 2024 का करा देंगे, 2023 का करा देंगे, 2000, क्योंकि आप लोग का जो है 2018 से ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वाला जो है स्टार्ट हुआ है। इससे पहले जो है आप लोग को बताया कि ज़्यादा ऑब्जेक्टिव नहीं आता था, साइंस से 20 क्वेश्चन आता था। साइंस में पूरा मतलब कि पूरा मिला के 20 क्वेश्चन पूछा जाता था। लेकिन 2018 से जो है पहले तो 40 क्वेश्चन ही पूछा गया था, लेकिन उसके बाद जो है 80 क्वेश्चन पूछे जाने लगा, जिसमें से आपको सिर्फ 40 क्वेश्चन का ही आंसर करना होता है। बाकी आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि आप लोग को वीडियो कैसे लगा। अगर आप लोग बोलिएगा तो जो भी सब्जेक्ट बोलिएगा उसका हम क्वेश्चन करा देंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और क्वेश्चन बैंक का जो है इसी प्रकार का सीरीज ला के आप लोग का हम कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छा लगा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।